अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एचएन ग्लोबल यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सचेंजेस क्या होती हैं, कैसे वर्क करती हैं, कैसे कोई यूज़र एक्सचेंजेस को यूज़ कर सकता है और गवर्नमेंट कैसे टैक्स कलेक्ट कर सकती है जो लोग क्रिप्टो में वर्क कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन पे ऑल पे क्लिक कर लेते हैं ताकि हमारी कोई भी न्यू वीडियो इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और ट्विटर चैनल भी इसको भी लाजमी से फॉलो कीजिएगा, एचएन ग्लोबल 11। तो सबसे पहले हाउ डू क्रिप्टो एक्सचेंज वर्क, कैसे क्रिप्टो क्या होती है, क्रिप्टो एक्सचेंज तो कैसे वर्क करती है। ठीक है, तो ये देखें, सबसे पहले क्या होता है, किसी भी एक्सचेंज को जान क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज आर प्लेटफॉर्म दैट फैसिलिटेट ट्रेडिंग ऑफ क्रिप्टो करेंसी फॉर अदर एसेट्स इंक्लूडिंग डिजिटल एंड फियाट क्रिप्टो करेंसीज। In effect, cryptocurrency exchange act as an intermediate between a buyer and a seller and make money through commission and transaction fee। जो exchanges होती हैं वो buyer और sellers को मिलाती है, जिन्होंने बिटकॉइन या अदर कोई भी क्रिप्टो करेंसी सेल करनी हो और जिन्होंने बाय करनी हो, उन दोनों को आपस में मिलाती है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, बिटकॉइन को अगर इथेरियम के थ्रू बिटकॉइन परचेज करने तो वो भी, अगर बिटकॉइन के थ्रू इथेरियम को सेल करना है वो भी इस तरह से वो मिलाती है। जैसे $100 के इक्वल आपने बिटकॉइन सेल करने एक्सचेंज में और किसी ने बिटकॉइन बाय करने हैं तो $100 के इक्वल एक्सचेंज वो आपके सेल और बाय करवा देगी। इस तरह से एक्सचेंज काम करती है, इंटरमीडिएट पार्टी होती है बिटवीन बायर एंड सेलर। अब टाइप ऑफ एक्सचेंजेस 3 किस्म की होती हैं, एक होती है सेंट्रलाइज, एक होती है डिसेंट्रलाइज, एक होती है हाइब्रिड एक्सचेंज। जो सेंट्रलाइज होती है उसमें हर चीज़ फास्ट होती है, यूआई उनका फास्ट होता है, उनकी मैचिंग स्पीड यानी ट्रांजैक्शन जो स्पीड हो रही होती है, बायर एंड सेलर्स की मैचिंग, किसने बाय करना है कितने का और किसने सेल करना है कितने का, वो मैचिंग उनकी जो स्पीड होती है वो फास्ट होती है। कस्टडी यूज़र जो होते हैं वो ट्रस्ट करते हैं सेंट्रलाइज एक्सचेंज पर। ट्रेडिंग वॉल्यूम हाई होता है, लिक्विडिटी हाई होती है सेंट्रलाइज एक्सचेंज के अंदर। फीचर्स अनलिमिटेड होते हैं, कोई भी किसी टाइम भी कोई भी फीचर अवेलेबल करवा सकता है सेंट्रलाइज एक्सचेंज के अंदर। फियाट गिव अवे जैसे आपका पीकेआर हो गया, आपका यूएसडीटी हो गया, आपका आईएनआर और आपका पाउंड वगैरह, वो एक्सचेंज सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के अंदर वो भी वर्क हो सकते हैं। डिसेंट्रलाइज के अंदर हार्ड टू यूज़, बहुत मुश्किल होता है यूज़ करना, मैचिंग स्पीड स्लो होती है, उनकी कस्टडी यूज़र फ्रेंडली नहीं होती, क्योंकि मैंने पर्सनली यूज़ किया तो यूज़र फ्रेंडली नहीं होती। ट्रेडिंग वॉल्यूम बहुत लो होता है, लिक्विडिटी इसमें लो होती है, फीचर्स लिमिटेड होते हैं। और फियाट गिव अवे जैसे पीकेआर आईएनआर वो इसमें आप यूज़ नहीं कर सकते डिसेंट्रलाइज के अंदर। हाइब्रिड एक्सचेंज के अंदर क्या होता है, इजी टू यूज़ होती है, मैचिंग स्पीड फास्ट होती है, यूज़र ऑन देयर फंड कि यूज़र अपना फंड वहाँ पर रखते हैं। लेकिन सेंट्रलाइज के अंदर क्या होता है, जो यूज़र का फंड होता है वो सेंट्रलाइज एक्सचेंज के अंदर होता है, सेंट्रलाइज एक्सचेंज के कंट्रोल में होता है। लेकिन डिसेंट्रलाइज और हाइब्रिड एक्सचेंज के अंदर यूज़र का फंड उसके खुद के कंट्रोल में होता है। ट्रेडिंग वॉल्यूम और लिक्विडिटी लो होती हैं, फीचर्स लिमिटेड होते हैं, फियाट गिव अवे होते हैं इसके अंदर। इसमें आप आईएनआर पीकेआर भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज, सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज क्या होती है, नो एज अ ट्रेडिशनल क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज। दिस इज अ क्रिप्टो करेंसी प्लेटफॉर्म गवर्न बाय अ कंपनी, कोई भी कंपनी इसको ऑन करती है, बनाती है इसको, ऑफ सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन विच ऑफर्स क्रिप्टो करेंसी ट्रेड्स फ्रॉम आइदर फियाट टू क्रिप्टो करेंसी और क्रिप्टो टू क्रिप्टो, यानी कि आप फियाट के थ्रू भी क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग कर सकते हैं और क्रिप्टो टू क्रिप्टो भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, इसके अंदर ऑफर हाई ट्रेड वॉल्यूम कंपेयर टू डिसेंट्रलाइज, ऑफर हाई लिक्विडिटी, अलाउ फियाट टू क्रिप्टो करेंसी ट्रेड्स, हाई फंक्शनलिटी। उसके बाद जो इसके डीमेरिट्स होते हैं वो क्या होते हैं, अगर आप देखें, इज मोर वनरेबल टू हैक कंपेयर टू डेक्स, यानी कि ये इसको हैक करना आसान है डिसेंट्रलाइज के थ्रू से कंपेयर अगर हम करें तो ये हैक हो जाती हैं। अंडर गवर्नमेंट रेगुलेशन ये बैन भी हो सकती हैं और कोई भी सेंट्रलाइज जो कंपनी होती है वो इसको गवर्न कर रही होती है। फिर उसके बाद अगर हम चलें तो स्टेप क्या होते हैं एक्सचेंज में, जैसे हमने कोई भी एक्सचेंज में अकाउंट बनाना तो उसके लिए स्टेप्स क्या होती है। सबसे पहला जो उसका स्टेप होता है वो जीमेल अकाउंट होता है कि आपके पास एक जीमेल होनी चाहिए जो आप एक्सचेंज पर साइन अप करते वक्त देते हैं। फिर उसके बाद आपको एक पासवर्ड चाहिए होता है, कोई भी आप हार्ड पासवर्ड रख सकते हैं, साथ आपको फ़ोन नंबर चाहिए होता है। जब ये 3 चीज़ें हो जाती हैं तो आप एक्सचेंज में साइन अप कर जाते हैं। लेकिन उसके बाद जो 3 चीज़ें मेन इंपॉर्टेंट होती हैं, जिसके बाद ही आपका विड्रॉल डिपॉजिट, जो विड्रॉल है वो आपका एक्टिव होता है डिपॉजिट, तो वो होता है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेटर, जिसको हम 2FA भी कहते हैं।
ठीक है। उसके बाद आपका कंट्री नेम कि आप किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। अगर FATF के रूल के मुताबिक उन्होंने किसी कंट्रीज को बैन किया हो तो कुछ एक्सचेंजेस होती हैं उन कंट्रीज के जो यूजर्स होते हैं उनके अकाउंट नहीं बनाती कंट्री नेम से, ठीक है। और ना ही कोई जिस एक्सचेंज ने किसी भी कंट्री को अगर रिस्ट्रिक्शन लगाई है उस पर, अगर उसका कोई भी पर्सन जाके अकाउंट क्रिएट करता है तो वो भी अपना अकाउंट क्रिएट नहीं कर सकता रिस्ट्रिक्शन के थ्रू। तो ये कंट्री नेम बहुत चीज़ ज़रूरी होती है। उसके बाद आता है नो योर कस्टमर, यानी अगर किसी ने अपनी कंट्री जिसकी अवेलेबल है उसने अपना अकाउंट क्रिएट कर रहा है तो अपनी ID, अपना एड्रेस सब कुछ देगा। अपनी कस्टमर की जो ID होगी सारी वो कौन स्टोर करेगा? एक्सचेंज, अपने प्राइवेट सर्वर होते हैं उनर एक्सचेंज वहाँ पे स्टोर करती है। और जो KYC होती है नो योर कस्टमर, जिसमें पर्सन की ID कार्ड के कॉपीज वगैरह, उसका होम एड्रेस, उसको जो वेरीफाई करता है, कुछ एक्सचेंजेस तो खुद कर लेती हैं और कुछ एक्सचेंजेस उन्होंने कंपनीज हायर की होती हैं, ठीक है, KYC को फुलफिल करने के लिए। उसके बाद क्या आता है? हाउ अ सेंट्रलाइज एक्सचेंज वर्क्स, कि सेंट्रलाइज एक्सचेंज कैसे वर्क करती है। सबसे पहले तो जैसा कि आपको पता है बिटकॉइन की एक ब्लॉकचेन चल रही है, फिर इथेरियम की, USDT की ब्लॉकचेन चल रही है, ठीक है, ऐसे ब्लॉकचेन। तो ये एक्सचेंजेस क्या करती हैं? ये अपना एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करती हैं जो कि लिंक होता है इनके साथ। यानी इस कोई भी एक्सचेंज है उसने अपने अंदर ट्रेडिंग वॉल्यूम रखे हुए हैं, उन्होंने बिटकॉइन, इथेरियम और USDT अवेलेबल कराया हुआ कि यूजर्स आके इन तीन में ट्रेडिंग कर सकता है। तो इसका मतलब क्या होता है कि वो एक्सचेंज इन कॉइन्स की जो ब्लॉकचेन है उसके साथ लिंक है, ठीक है, उन्होंने अपने आप को लिंक किया हुआ है ऐसे। फिर उसके बाद क्या होता है? लिंक, अगर किसी ने डिपॉजिट एंड विड्रॉल कराने वो इस एक्सचेंज के थ्रू करा सकते हैं। इस एक्सचेंज में कोई भी ट्रांजैक्शन होगी वो अगर बिटकॉइन में हो रही है, इथेरियम, USDT, वो सारी इनकी ब्लॉकचेन पर भी स्टोर होंगी, ठीक है। वो क्योंकि लिंक होता है इन ब्लॉकचेन के थ्रू ही वो एक्सचेंज इन जो ट्रेडिंग पेयर्स होते हैं वो रन कर रही होती है, ठीक हो गया। उसके बाद क्या होता है? जो एक्सचेंजेस होते हैं उसके अंदर दो किस्म के वॉलेट होते हैं, एक होता है हॉट वॉलेट, एक होता है कोल्ड वॉलेट, ठीक है। अब इनको अगर मैं सिंपली आपको समझाऊं, जैसे आप बैंक, कोई भी बैंक अगर न्यूली ओपन होता है तो उसने क्या करना होता है कि कुछ परसेंटेज ऑफ अमाउंट अपनी स्टेट बैंक में भी रखनी होती है, ठीक है, ताकि मुश्किल वक्त पड़ने पर वो अमाउंट यूज की जाए। और कुछ अपने पास रखता है ऑन द स्पॉट और कुछ लोन कर देता है। ऐसे ही हॉट वॉलेट क्या होता है कि जो हर टाइम यूज हो रहा होता है, कोई विड्रॉल कर रहा है, बार बार कोई लोग विड्रॉल कर रहे होते हैं, ठीक है, तो उस टाइम हॉट वॉलेट यूज हो रहा होता है। और कोल्ड वॉलेट में उन्होंने बाद में रखे होते हैं कुछ अपनी अमाउंट जो होते हैं वो कोल्ड वॉलेट में रख देते हैं। खुदा न खासा अगर एक्सचेंज हैक हो जाए तो कोल्ड वॉलेट जो होते हैं उनके वो बच जाते हैं, वो हैक नहीं होते क्योंकि वो इंटरनेट के साथ कनेक्ट नहीं होते। और कोल्ड वॉलेट और हॉट वॉलेट जो होते हैं वो ज़्यादातर हैक हो जाते हैं। तो इसलिए एक्सचेंजेस क्या करती हैं, मुतबादिल अपने कोल्ड वॉलेट में मेजोरिटी ऑफ फंड जो होता है वो यूजर्स का वो कोल्ड वॉलेट में ही होता है। उसके बाद अगर हम बात करें कि फीचर्स ऑफ सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस के अंदर क्या क्या फीचर होते हैं, जो सबसे पहले जो मैंने आपको बता दिया कैसे एक्सचेंज वर्क करती है, ठीक है, और उसके बाद मैंने आपको बता दिया कि कैसे इसमें अकाउंट क्रिएट करते हैं। अब इसमें आए, सबसे पहला फीचर जो होता है वो डिपॉजिट एंड विड्रॉल का होता है। फिर उसके बाद अगर आप बात करें तो हॉट वॉलेट, जैसे आप कोई भी स्पॉट वॉलेट, जैसे स्पॉट ट्रेडिंग करते वक्त पहले आप स्पॉट वॉलेट में आपके फंड होते हैं, ठीक है, तो स्पॉट वॉलेट। फिर उसके बाद स्पॉट ट्रेडिंग होती है, फ्यूचर ट्रेडिंग भी होती है, वो आगे जाकर बताता हूँ। इंस्टेंट स्वैप, यानी इंस्टेंट स्वैप भी कर सकते हैं। एयर ड्रॉप्स की सहूलत होती है, क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड के थ्रू आप कोई भी करेंसी, क्रिप्टो करेंसी जो एक्सचेंज ऑफर कर रहा है वो आप परचेज कर सकते हैं। इसमें स्टेकिंग का ऑप्शन होता है, फिर इसमें P2P ट्रेडिंग का ऑप्शन होता है, फिर फ्यूचर ट्रेडिंग का ऑप्शन होता है। इसके अंदर क्रिप्टो लोन्स के एक्सचेंजेस होती हैं, वो क्रिप्टो लोन्स भी देती हैं। इस पर मैं वीडियो बनाऊंगा अलग से। P2P पे बन चुकी है, स्टेकिंग पे भी बन चुकी है, ठीक है। उसके बाद जो होता है आपका लॉन्च पैड आता है, जहाँ पे आपके IOs इनिशियल एक्सचेंज ऑफरिंग चल रही होती है। मुख्तलिफ जो एक्सचेंजेस होती हैं वो मुख्तलिफ कॉइन्स को इंट्रोड्यूस कराती है, जिसको हम प्राइवेट सेल भी कहते हैं। फिर उसके बाद रेफरल, यानी कि एक्सचेंज कहती है कि तुम हमारे एक्सचेंज पर यूजर्स लेके आओ, तो बदले में हम आपको उसकी जो भी वो ट्रेडिंग फीस पे कर रहा होगा उसका कुछ पार्ट हम आपको देंगे। और सबसे बड़ी जो इसकी सर्विसेज होती है वो होती है रन 24/7 365 डेज, 24 घंटे चलती है और साल के पूरा साल 365 डेज ये एक्सचेंजेस रन हो रही होती हैं। और जब इनकी मेंटेनेंस का टाइम आता है कुछ टाइम के लिए सिर्फ अपनी सर्विसेज क्लोज करती हैं, इनकी वेबसाइट, इनकी ऐप वो अवेलेबल होती हैं, सिर्फ लॉगिन क्लोज हो जाते हैं। उसके बाद क्या आता है, सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज के अर्निंग मेथड्स क्या आते हैं, कि जो एक्सचेंजेस होती हैं वो किस तरह से अर्निंग कर रही होती हैं। तो सबसे पहला उनका जो मेजर चीज़ होती है वो होती है ट्रेडिंग फीस, कि ट्रेडिंग फीस के थ्रू वो अर्निंग कर रहे होते हैं।
फिर उसके बाद जो उनका होता है विड्रॉल फीस, ये भी इनका एक मेजर सोर्स ऑफ इनकम है। विड्रॉल फीस के थ्रू जो लोग विड्रॉल कर रहे होते हैं उसका कुछ पार्ट ब्लॉकचेन में जाता है और कुछ थोड़ा सा वो एक्सचेंजेस अपने पास रख लेते हैं। कॉइन आईओ फीस, यानी कोई भी कॉइन की प्री सेल चल रही है एक्सचेंज पर तो उसकी फीस भी होती है। फिर जब आप इंस्टेंट स्वैप करते हैं तो उसमें भी चार्जेस लगते हैं। फिर एडवर्टाइजिंग, अगर कोई भी एक्सचेंज किसी भी कॉइन की एडवर्टाइजमेंट कर रही है जो उसके लिस्ट होने वाला या लिस्ट हो चुका है, उनकी ट्रेडिंग कंपटीशन ट्विटर पे कोई पोस्ट कर रही है, इंस्टाग्राम पे कोई पोस्ट कर रही है, तो उसके भी वो एक्सचेंज कॉइन से चार्जेस देती है। फिर क्रेडिट डेबिट कार्ड, जब भी आप क्रेडिट डेबिट कार्ड के थ्रू एक्सचेंज से क्रिप्टो करेंसी डायरेक्ट परचेज करते हैं तब भी वो फीस लेता है। फिर उसके बाद कॉइन लिस्टिंग फी, कोई भी कॉइन लिस्ट होता है जब भी एक्सचेंज पर तो उसकी भी लिस्टिंग फीस होती है। फिर P2P एड फी, जब भी आपने अगर बिटकॉइन आपके पास तो बिटकॉइन आपने सेल करने हैं तो जब आप ऐड लगाएंगे, ठीक है, एक तो पहले से ऑर्डर लगा होता है उस पर जाके सेल करें तो फीस नहीं कटती, लेकिन जब ऐड आप लगाते हैं तो कुछ परसेंटेज जो है वो बहुत कम एक्सचेंजेस फीस चार्ज करते हैं उसकी। फिर आपकी स्टेकिंग फी, यानी कि अब जब आपने कोई भी कॉइन स्टेक पे लगाया होता है, जब आप रिडीम करते हैं तो कुछ छोटा सा माइनर सा जो उसका पार्ट होता है वो एक्सचेंजेस खुद रख लेती हैं एज अ फी। फिर लोन फी, जब भी आप एक्सचेंजेस से लोन लेते हैं तो उस पर भी वो इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, तो वो भी इनकी अर्निंग होगी। फिर उसके बाद ऐप डाउनलोड, जब अपनी गूगल प्ले स्टोर, अपनी एप्पल प्ले स्टोर पे अपनी ऐप आपको अवेलेबल करवाते हैं कि आप हमारी ऐप भी यूज़ कर सकते हैं, तो उससे भी वो अर्निंग कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद अगर हम चलें तो ये रन जो हो रही होती है 24/7 365 डेज, ये इनकी सर्विसेज जाती हैं। और लाजमी नहीं कि हर एक्सचेंज ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करें। मेजर जो एक्सचेंजेस होती हैं ज़्यादातर उनकी सिर्फ जो अर्निंग चीज़ें होती हैं, एक होती है ट्रेडिंग फीस, एक उनकी विड्रॉल फीस है वो कमाते हैं, ठीक है, और तीसरा वो कॉइन लिस्टिंग। ये तीन चीज़ें हर एक्सचेंज में होती हैं। बाकी एक्सचेंजेस जो होती हैं, कुछ एक्सचेंजेस सारी चीज़ें अवेलेबल करवाती है, कुछ एक्सचेंजेस ज़्यादातर जो तीन चीज़ें ही अवेलेबल करा सकती है, क्योंकि एक्सचेंजेस के पास भी जितना कैपिटल होगा, जितनी टीम होगी, उसी हिसाब से वो सर्विसेज अवेलेबल करवाएगी। तो ठीक है, हर एक्सचेंज ये सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं करवा सकती, लेकिन बहुत सी एक्सचेंजेस है जैसे बाइनांस, OKX, क्यू कॉइन, आपका और भी बहुत सी एक्सचेंजेस ये सारी सर्विसेज आपको अवेलेबल कराती हो भाई। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करें तो हम नेक्स्ट क्या आता है कि यूज़र कोई भी, अब मैंने आपको पहले बता दी कि एक्सचेंज क्या होती है, कैसे वर्क करती है, ठीक है, ये चीज़ें बता दी, कैसे वो कमाती है, ये चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब कोई भी यूज़र आ रहा है, कोई भी नया यूज़र आ रहा है, अब वो एक्सचेंज के अंदर कैसे ट्रेडिंग कर सकता है, कैसे इसको स्टार्ट कर सकता है, कैसे उसका प्रोसीजर होता है। ठीक है, पहले तो यूज़र को चाहिए कि पहले क्रिप्टो की पूरी नॉलेज है फिर काम करे। अब यूज़र कैश इन कैश आउट कैसे करा सकता है? सबसे पहले यूज़र के पास होता है कैश। अब वो डायरेक्ट कैश के थ्रू तो नहीं परचेज कर सकता ना, वो किसी परसेंट टू परसेंट अगर उसके पास फिजिकली जाके परचेज करना चाहिए तो कर सकता है, लेकिन हम डिजिटल दौर में हैं। सबसे पहले क्या करेगा यूज़र, कैश लेगा और उसके बाद वो जाएगा बैंक में, अपना बैंक अकाउंट ओपन करवाएगा और अपने बैंक अकाउंट में वो पैसे डिपॉजिट करवाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, अकाउंट वगैरह उसने सारा कुछ बना लिया हुआ, जो मैंने आपको पहले प्रोसीजर बताया हुआ है, अकाउंट बना दिया हुआ है हमने। अब वो अपने बैंक से कहता है कि यार मुझे डेबिट कार्ड भी दे दे, क्रेडिट कार्ड जो भी है वो आप दे दे। ठीक है, उसके थ्रू भी कर सकता है, या बैंक से डायरेक्ट P2P यूज़ करते हुए भी वो परचेज करता है। लेकिन हम ये करते हैं, क्रेडिट कार्ड से परचेज कर रहा है, वो कोई भी एक्सचेंज पे गया, XYZ एक्सचेंज पे गया, बैंक अकाउंट उसके पास है, क्रेडिट कार्ड है। अब उसने एक्सचेंज में जाके वहाँ पर ऑप्शन होगा क्रेडिट कार्ड से बाय करने का, उसने वहाँ पे किया है, जितनी भी अमाउंट के परचेज करने से की है, ट्रांजैक्शन फीस पे की है। ठीक है, एक ये प्रोसेस हो गया। दूसरा, उसके पास क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड जो भी है, उसने P2P एक्सचेंज में जाता है। ठीक है, P2P एक्सचेंज से परचेज कर लेता है, दोनों एक जैसे हैं। डायरेक्ट परचेज करें ज़्यादा फीस लगती है, P2P एक्सचेंज से करें कम फीस लगती है, दोनों में ट्रांजैक्शन फीस कटती है। ठीक है, उसने ट्रांजैक्शन फीस पे की, ठीक है, ट्रांजैक्शन फीस पे की, और उसके जो कॉइन है, जैसे उसने USDT, हम की मिसाल दे रहे हैं USDT की, वो उसके पहुंच जाते हैं स्पॉट वॉलेट के अंदर। स्पॉट वॉलेट के अंदर पहुंच गया, आप उसको कहते हैं नहीं मैंने USDT अपने पास नहीं है, क्योंकि इसी कॉइन जो इसकी वैल्यू है वो स्टेबल है। ठीक है, क्योंकि ये बैक्ड है असल USD के, तो ये जो ना अप जाएगा ना डाउन जाएगा, तो मैं बिटकॉइन परचेज करता हूँ। तो वो क्या करेगा, वो जाएगा एक्सचेंज की स्पॉट एक्सचेंज पर। एक्सचेंज जो होती है उसकी एक होती है स्पॉट एक्सचेंज, एक होती है फ्यूचर एक्सचेंज। ठीक है, फ्यूचर ट्रेडिंग और स्पॉट ट्रेडिंग। ठीक है, हम स्पॉट ट्रेडिंग पे जाता है, फिर वो वहाँ पे BTC USDT का पेयर सेलेक्ट करेगा, फिर
अपना ऑर्डर बुक करेगा और बाय कर लेगा बिटकॉइन, ठीक है, वो ऑर्डर के हिसाब से मैच करता है। फिर उसके बाद वो क्या करेगा, ट्रांजैक्शन फीस पे करेगा, जो बिटकॉइन बाय किए होंगे उसकी 0.1% टू 0.075% के हिसाब से वो करेगा, बाय कर लेगा, ट्रांजैक्शन फीस कटेगी और उसके जो बिटकॉइन है वो उसके स्पॉट वॉलेट में आ जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद वो क्या करेगा, दो तीन चीज़ें करेगा, या तो वो होल्ड करेगा बिटकॉइन को, प्राइस बढ़ने के बाद वो सेल करेगा, या वो उसकी स्कैल्पिंग करता रहेगा, छोटे छोटे प्रॉफिट उसकी ट्रेडिंग, लो पे बाय किया, लो पे बाय किया, हाई पे सेल किया, ठीक है, या फिर हाई पे सेल करने के बाद दोबारा से लो पे परचेज किया, वो ऐसे ट्रेडिंग करेगा। या उसके बाद तीसरा काम होगा, वो अपने जो बिटकॉइन जो ने परचेज किए हैं वो स्टेकिंग पे लगा देगा, स्टेकिंग पे लगाएगा, उसके बाद या तो उसको प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। इन तीन चीज़ों करने के बाद या तो उसको प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा, ठीक है। होल्ड और स्टेकिंग यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा चल रहा है, तो क्या पता तब तक बिटकॉइन की प्राइस गिर जाए। ट्रेडिंग कर रहा है, जितने ने बिटकॉइन बनाया, बिटकॉइन की प्राइस गिर जाए तो उसको लॉस होगा। अगर बिटकॉइन की प्राइस बढ़ जाए, इंक्रीज कर जाए होल्ड और स्टेकिंग करने के बाद, ट्रेडिंग करने के बाद, तो उसको प्रॉफिट होगा, ठीक है। प्रॉफिट या लॉस, कारोबार कर रहा है, तिजारत कर रहा है, तो लॉस और प्रॉफिट दोनों चीज़ें होती हैं इसके अंदर, ठीक है। हाईली वॉलेटाइल मार्केट है क्रिप्टो, ठीक है, ये दो चीज़ें होंगी उसके बाद। फिर उसके बाद वो कहता है नहीं यार मैंने अब कैश आउट कराना, अब मुझे लॉस या प्रॉफिट हो गया, ठीक है, अब मैंने कैश आउट कराना। फिर वो क्या करेगा, दोबारा स्पॉट एक्सचेंज पे जाएगा, वहां से बिटकॉइन को सेल करेगा यूएसडीटी में, क्योंकि इसने अपना प्रॉफिट बुक करना है ना, या लॉस जो भी है। वो कहता नहीं यार बस अब इतना हो जाए, ये ना हो कि बिटकॉइन की प्राइस और डंप कर जाए, या अब बिटकॉइन की प्राइस हाई है, इसके बाद फिर दोबारा डाउन हो जाए, तो मेरे जो जितनी भी मैंने अमाउंट निकलवानी वो और कम हो जाए। तो वो क्या कहता है यार एक स्टेबल चीज़ रहे, तो वो वापस से यूएसडीटी में आ जाएगी, क्योंकि ना वो प्राइस इंक्रीज होगी ना डिक्रीज होगी। $100 है तो $100 ही रहेंगे, ठीक है। तो वो वापस स्पॉट एक्सचेंज से ने अपने बीटीसी यूएसडीटी पेयर के अंदर अपने सेल कर दिए, ठीक है। यूएसडीटी उसके स्पॉट वॉलेट के अंदर आ गए, और इसमें क्या हुआ, ट्रांजैक्शन फीस लगी उसकी, ठीक है। बाय करने वक्त भी सेल करने वक्त भी उसकी ट्रांजैक्शन फीस लगी, ठीक है। जब वो स्कैल्पिंग या ट्रेडिंग कर रहा होगा तब भी ट्रांजैक्शन फीस लगी होगी, और स्टेकिंग करते वक्त भी माइनर सी फीस लगी होगी। होल्डिंग करते वक्त कोई फीस नहीं होती, ठीक है। अब क्या हुआ, स्पॉट वॉलेट में उसके कॉइन आ गए यूएसडीटी। अब वो वापस जाता है P2P एक्सचेंज के अंदर। वीडियोस अवेलेबल है मेरे चैनल पे, HM ग्लोबल पे अवेलेबल है, वो देख सकते हैं। P2P एक्सचेंज के अंदर गया, अब पहले से ऑर्डर्स लगे होंगे, अगर वो उन्हीं को यूएसडीटी सेल करता है कोई फीस चार्ज नहीं होगी, लेकिन वो अगर खुद की ऐड लगाता है, खुद की ऐड लगाता है तो माइनर से फीस उसकी चार्ज होगी, ठीक है। यानी कोई भी A% टू B%, ये A% है, इसने सेल करने B% को, तो B% अपना बैंक अकाउंट दे देगा, ठीक है। और ये जो A% है उस वो पहले बैंक से पैसे सेंड करेगा P2P के थ्रू, वो मिस्टर ए के अकाउंट में, ठीक है। जब वो अकाउंट में पैसे आ जाए तो फिर P2P के अंदर मिस्टर ए जो है वो रिलीज कर देगा अपनी यूएसडीटी मिस्टर बी को, और बैंक में पैसे आ जाएंगे, ठीक है। जब बैंक में पैसे आ गए तो अब पैसे आ गए, लेकिन अब उन्हें कैश करना तो बैंक में जाएंगे, चेक देंगे उनको, या एटीएम में जाकर क्रेडिट कार्ड लगाएंगे तो कैश आपके पास आ जाएगा, ऐसे कैश आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक प्रोसेस है कि कैसे आप कैश इन कैश आउट करते हैं यूजर्स के लिए। अब अगली चीज, गवर्नमेंट्स के लिए कैसे टैक्स कलेक्ट करती हैं, आम यूजर्स भी सुने। देखिए, इफ द गवर्नमेंट डिमांड एनुअल, क्वार्टरली और मंथली टैक्स फ्रॉम क्रिप्टो ट्रेडर्स, यानी कोई भी हम क्रिप्टो ट्रेडिंग कर रहे हैं, अगर गवर्नमेंट हमसे के मंथली या 6 महीने बाद या साल बाद कि आपने हमें टैक्स पे करना है, इतने मंथ का देना, आपने 6 मंथ का देना या 12 मंथ का आपने हमें टैक्स पे करना है, तो मेजोरिटी ट्रेडर्स जो होंगे वो टैक्स पे नहीं कर सके होंगे। क्यों? उनकी ऑर्डर्स जो होंगे, ट्रेडिंग जो भी उन्होंने ऑर्डर्स लगाए होंगे वो अटके होंगे, या तो वो लॉस में हो रहे होंगे, उन्होंने कॉइन को होल्ड किया होगा, ठीक है। दो चीजें हो सकती हैं, तो वो टैक्स पे नहीं कर सकेंगे बहुत से लोग, मेजोरिटी। तो इसके लिए क्या होगा, वो टैक्स नहीं पे करेंगे, गवर्नमेंट सबको नोटिस भेजेगी, फोन करेगी भाई टैक्स दो, तो गवर्नमेंट का भी एक तो पैसे ज़ाया हो रहे हैं, ठीक है। आपको नोटिस भेजने में, आपको कॉल्स करने में गवर्नमेंट आपको तंग करेगी, आप गवर्नमेंट को करेंगे, ठीक है। तो इसमें गवर्नमेंट भी सफर करेगी और आप भी करेंगे। तो इसमें क्या होगा, बिकॉज पीपल विल नॉट बी एबल टू पे सो मैनी टैक्सेस एट वंस, कि एक साथ लोग टैक्स नहीं पे कर सकेंगे, ठीक है। बहुत से लोग होंगे, ट्रेड्स अड़ी होंगी जो नहीं अपनी ट्रेड्स को क्लोज करके आपको लॉस में टैक्स पे करेंगे। तो इसमें क्या होगा, द गवर्नमेंट विल गेट 0.03% टू 0.04% आउट ऑफ
1% ऑफ एक्सचेंज ट्रेडिंग फीस। जैसे मैंने आपको एक्सचेंज के अर्निंग के मेथड्स बताए हैं और उसमें एक ट्रेडिंग फीस है। अब जब भी, जैसे कि मैंने आपको पीछे अपनी बता दिया कि अब जब भी यूजर बाय कर रहा होता है या सेल कर रहा होता है वो ट्रेडिंग फीस पे करता है। अब जितनी भी हम अगर हम ऑल ओवर द एक्सचेंजेस देखें उसकी जो एक वैल्यू बनती होती है ट्रेडिंग फीस की 0.1% एवरेज हम निकालें तो उसमें से क्या करे गवर्नमेंट एक्सचेंज के साथ बात करके 0.04 या 0.03%, क्योंकि 0.07 या 6% जो होगी वो एक्सचेंज ने खुद भी रखनी, क्योंकि उसने अपनी एक्सचेंज को डेवलप करना हो तो उसको भी फंड चाहिए होगा और जो वर्कर्स होंगे उनको भी पे करना है तो उनको भी हैवी फंड चाहिए होंगे। तो इतनी 0.03%, 0.04% पर ट्रेड पर ट्रेड बाय पर सेल, ठीक है, बाय पर लदा से सेल पर लदा से पर ट्रेड पर वो इतनी चार्ज करने लग जाए हर पर्सन से। अब जो भी होगा उसकी केवाईसी तो हुई होगी, उसका डाटा आ रहा होगा इसने इतनी ट्रेडिंग की है। मिसाल के तौर पर मैंने 100 ट्रेडिंग की है एक्सचेंज के अंदर पूरे साल में, तो क्या करेगी उसका 0.04% के हिसाब से मेरा टैक्स जो होगी वो एक्सचेंज से कलेक्ट करेगी। जो गवर्नमेंट होगी वो मुझसे कलेक्ट नहीं करेगी, वो एक्सचेंज से डायरेक्ट कलेक्ट कर लेगी। भाई इसने ट्रेडिंग फीस पे की थी, इसने टैक्स पे किया है आपको, इसमें से हमें इतना परसेंटेज दें। तो ये क्या होगा, इससे गवर्नमेंट भी इजीली काम कर सकेगी और जो यूजर्स होगा वो भी इजीली वर्क कर सकेगा। यूजर को परेशानी होगी यार मेरा टैक्स पे करना है, मैं लॉस में अपने कॉइन सेल करूं, ठीक है, ये तो मैंने अपनी लॉन्ग टर्म होल्डिंग है, मैं भी लॉस में जा रहा हूं तो मैं कैसे इनको टैक्स पे करूं। लेकिन जब भी वो बाय एंड सेल करेगा, जब भी वो ट्रेड करेगा, जब भी वो तजारत करेगा तो वो टैक्स पे करेगा, तो उसमें से कुछ पार्ट होगा वो गवर्नमेंट को कब आ जाएगा। और जो एक्सचेंज से टैक्स कलेक्ट करना है ये तो था यूजर का टैक्स कलेक्ट करना, अब वो जो गवर्नमेंट एक्सचेंज से उनका टैक्स कलेक्ट करेगी, वो जो मैंने आपको अर्निंग मेथड्स बता दिए हैं, ठीक है, ट्रेडिंग फीस, विड्रॉल फीस, कॉइन लिस्टिंग फीस एक्सेट्रा, तो वो उन हिसाब से वो एक्सचेंज से गवर्नमेंट टैक्स करे। इस तरह क्या होगा, यूजर फ्रेंडली भी आपका इन्वायरमेंट हो जाएगा और लोग ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी करेंगे। लॉस प्रॉफिट एंड लॉस तो हिस्सा है, ठीक है। और इसमें क्या होगा, एंड विद दिस प्रोसेस मोर एंड मोर पीपल विल ज्वाइन द एक्सचेंज, जो भी एक्सचेंज होगी उसको ज्यादा से ज्यादा लोग ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद मेरा तीसरा, इससे पहले मैं दोबारा से थोड़ा और गवर्नमेंट को बताता चलूँ, कोई भी गवर्नमेंट देख रही है कि जब भी कोई क्या कहते हैं आप, जो अगर इसको बैन करेगी क्रिप्टो को तो इसमें ग्रे मार्केट्स, ब्लैक मार्केट्स जनरेट होंगी, ठीक है। इसमें मुल्क का ही नुकसान होगा, कोई भी कंट्री उसका नुकसान होगा। अगर आप चाहते हैं मुल्क का नुकसान ना हो तो गवर्नमेंट कोई भी एक्सचेंज, अगर कोई भी कंट्री से पाकिस्तान या इंडिया से कोई भी एक्सचेंज रन हो रही है, जैसे पाकिस्तान से टनअप एक्सचेंज, इंडिया से विजिटर्स एक्सचेंज, तो उनको उनकी सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन में जो है वो लिस्ट करें, उस पर पूरा चेक एंड बैलेंस रखें। और जो ओनर है एक्सचेंज के वो प्राइवेट पर्सन ही हो जो एक्सचेंज बना रहे हैं, गवर्नमेंट का एक भी पैसा नहीं जा रहा, सिर्फ गवर्नमेंट क्या कर रही है, टैक्स कलेक्ट कर रही है यूजर्स से, उनके टैक्स कलेक्ट कर रही है और एक्सचेंज का उसका रेवेन्यू पर टैक्स कलेक्ट कर रही है, ठीक है। अगर गवर्नमेंट खुद इसका ओनर बन जाए, खुद एक्सचेंज बनवाए, खुद इस पर्सन से डिप्लॉय करे तो इसमें गवर्नमेंट का नुकसान होगा, लड़ाइयाँ होंगी गवर्नमेंट के अंदर, ठीक है, करप्शन बढ़ेगी। लेकिन अगर प्राइवेट, क्योंकि प्राइवेट लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, एक्सचेंज पर आ रहे हैं और प्राइवेट लोग ही इसको चलाएं तो वो ज्यादा बेहतर होगा। इससे क्या होगा, जॉब ज्यादा से ज्यादा जनरेट होंगी, स्किल ज्यादा से ज्यादा जनरेट होंगी और मुल्क का नाम रोशन होगा, ठीक है। एक ये चीज मैंने आपको बतानी थी, तो ये चीज देख लीजिएगा। सिक्योरिटी एक्सचेंज पे एज सून एज पॉसिबल जल्दी से लिस्ट करना चाहिए। उसके बाद कि जब वेन एवर देयर इज अ न्यू इन्वेंशन इन द वर्ल्ड दे सर्च फॉर इट एंड टेक एडवांटेज फॉर इट, check its pros and cons and legislate on it. But in Pakistan and India, this new invention is called bad, haram, halal, and this is also banned. But when the whole world benefits from it, then in the end, brings this new invention to its country and legislate on it, which does not benefit the country much. If Pakistan and India adopts a new invention in the beginning, it will गेट मोर बेनिफिट्स, यानी कि अब आखिर में आगे जो कुछ बचा कुचा रह गया वो ना सिमटे, बल्कि शुरू में जो ज्यादा है, जो बेहतर है, उसको अवेल करने की कोशिश कीजिएगा। तो ये थी वीडियो। आपको वीडियो अच्छा लगी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो का दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा और जितना हो सकता है गवर्नमेंट के लोगों के साथ ये वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि स्पेशली उनके लिए ये वीडियो बनाई जा रही है। तो ये थी वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।